नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो देखिए, आज हम जैसे बता रहे थे हम कि पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट में हम राष्ट्रपति को ही कंटिन्यू करेंगे और यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारा चल रहा था। तो पार्ट 5 और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक हम जिक्र करेंगे इसका। लेकिन आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पता है राष्ट्रपति है, कोई एलडीसी नहीं है वो। हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि देखो, कभी कभी क्या है, हम तर्कवादी बात कर लेते हैं और तर्क बिल्कुल सही भी है। जब आपकी कभी भी नौकरी लग जाए, आपको पता है जब गांव में कोई व्यक्ति सरपंच बनता है तो सरपंच बनने के बाद वो कितने रौब में आ जाता है। ठीक है, ये गाड़ी पे गाड़ियां और ये रौब पे रौब है, ये रुतबा, इस आज की भाषा में से ऑरा कहते हैं। और क्या कहते हैं? ऑरा। तो एक्चुअली में जो ऑरा है ना, मैं कहता हूं एक सरपंच से कि वो एक बार राष्ट्रपति भवन जाके उसका चारों ओर चक्कर लगा ले। और यदि आप कल को आईएएस भी बन जाओ ना, तो आईएएस बनने के बाद राष्ट्रपति भवन का एक चक्कर लगा लेना। आपको सच बता रहा हूं, एक दिन आपका जो पूरा घमंड है वो उतर जाएगा कि आप ही सर्वे सर्वा हैं। कि या कल को मान लो मैं कुछ बन जाऊं तो मैं भी एक बार राष्ट्रपति भवन जाकर देखूंगा। पता है 340 कमरे हैं, कैंपस देखें तो आप करीबन 1000 एकड़ का है, तो वो है। और राष्ट्रपति मतलब एक आईएएस और राष्ट्रपति की तुलना मैं करूं तो यूं मान लो कि धूल के बराबर भी नहीं है आईएएस राष्ट्रपति के लिए। तो बस ये है कि वो कार्यपालिका का हिस्सा है और राष्ट्र आईएएस अपनी जगह काम करता है। आईएएस यानी प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए, इकाई के लिए बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस को कोई नकार नहीं रहा, मैं आईएएस से ये नहीं कह रहा कि आप उधर चले जाइए, कि भाई आप हट जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई घमंड आ जाता है किसी कुर्सी का, किसी पद का, जैसे हमारे मन में भी आ जाता है, सरपंच के मन में भी आ जाता है, तो मैं ये कहता हूं कि वो राष्ट्रपति के घर पे जाकर देख ले, उससे बात करके देख ले, उसका सारा घमंड चूर ना हो जाए तो मुझे मेरा नाम बदल देना। यही बात होती है कि आपको अपनी शक्ति, अपनी अहमियत और अपना ऑरा संभाल के रखना चाहिए। चलिए, तो राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे और आईएएस तो बहुत बड़ा पद होता है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है आईएएस का, तो वो तो उसकी तो अलग ही गरिमा है। चलिए खैर, तो आज मैं बात करता हूं आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं शायद पहले पार्ट में परिचय करा चुका था बच्चों। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो आर्टिकल, सीधे आर्टिकल पे आते हैं और आर्टिकल हम बात करते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद में यानी 52। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, और संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में मिलती है। और इसमें आता है पहला पार्ट राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति भी संघीय कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब नाम मात्र का होता है, वास्तविक होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी मैं केवल इतना ही कहूंगा कि संघीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, जो शक्तियां होती हैं, जिसमें शक्तियां निहित होती हैं, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो एग्जीक्यूटिव का। चलिए, तो राष्ट्रपति में हम बात कर रहे थे आर्टिकल 52 की। देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है, मैं यही बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। देखिए, तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा यानी कुल मिला के भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब कल को यह ना हो कि भैया राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह हजार यानी कम से कम 28 मुख्यमंत्री हो गए, ऐसा तो नहीं। भारत में एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, समझे ना आप? तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 52 में दिया गया है। आप बोलेंगे कि सर ये कैसा एक्सप्लेनेशन हुआ? अरे एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला राष्ट्रपति के परिचय में कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। अब संवैधानिक मुखिया तो एक ही हो सकता है ना देश का, तो वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति पद संविधान में दिया गया है, इस बात का प्रमाण, इस बात का सर्टिफिकेट कौन देता है हमको? आर्टिकल 52 देता है। तो लिख लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति, कि भारत का, इसमें लिख लीजिए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ठीक है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात कही गई है आर्टिकल 52 में। और भारत का एक राष्ट्रपति होने का अर्थ है यह है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद जो होता है वो संवैधानिक पद होता है। लिखेंगे अर्थात अर्थात लिखेंगे अर्थात इसकी व्याख्या इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ, अर्थात इसकी व्याख्या है कि भारत का राष्ट्रपति का पद संविधान में वर्णित है, या संविधान में दिया गया है, संविधान में वर्णित है। चलिए, तो कुल मिला के आपसे कोई पूछे कि भैया भारत के राष्ट्रपति का पद कहां पर दिया गया है, तो आपको आंसर करना है आर्टिकल 52 में दिया गया है। उसके बाद हम बातें हैं आर्टिकल 53 की तरफ। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 यह कहता है बच्चों कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार यह व्याख्या की जाती है कि भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका, यानी संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं, वो सब भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। तो लिख सकते हैं यहां पे से कि संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां, संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष होता है, यानी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अच्छा ये बताइए कि हमारे भारत में कौन सी प्रणाली काम करती है? हमारे भारत में संसदीय प्रणाली काम करती है। और हमारे भारत में संसदीय प्रणाली का काम करने का अर्थ है कि भारत में जिस देश में संसदीय प्रणाली काम करती है उस देश का प्रमुख राष्ट्रपति या सम्राट होता है। लेकिन वे राष्ट्रपति या सम्राट होते हैं, वो संसदीय प्रणाली में संघीय कार्यपालिका के केवल नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। नाम मात्र के अध्यक्ष होने का अर्थ है कि उसकी जो शक्तियां होती हैं, भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो उसकी पावर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। यानी अपनी शक्तियों से वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप कल को ये बोलो कि सर भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, तो वो गलत है। लेकिन हां, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली काम करती है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करता है। और अमेरिका में जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करेगा तो वहां का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यानी जो कार्यपालिका है वहां की, जो संघीय कार्यपालिका है, उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है अमेरिका में? अमेरिका का राष्ट्रपति। अब बोलोगे सर अमेरिका में राष्ट्रपति क्यों होता है? क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करता है, जबकि भारत में क्या काम करता है? भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। और जिस देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करे, उस समझ लेना कि वहां का सम्राट या वहां की राष्ट्रपति या वहां का राष्ट्रपति केवल क्या है? केवल नाम मात्र का एक पुतला है, एक अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग वो कैसे करेगा? भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। तो ये होती है संसदात्मक या संसदीय कार्यपालिका।
तो इसको क्या कहा जाता है? लिखेंगे इसे ही संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। इसे ही संसदीय यानी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसे ही संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। इसे ही संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है क्योंकि संसदीय कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति या सम्राट की शक्तियां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति या सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, की सलाह पर करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि भारत में ये काम करती है, इसलिए मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। अमेरिका में संसदीय प्रणाली काम नहीं करती, इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। समझे? क्योंकि अमेरिका में आपने कभी प्राइम मिनिस्टर सुना है क्या? अमेरिका का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति ही इतना पावरफुल है। आप समझदार हो, आप जानते हो कि वहां के राष्ट्रपति अभी कौन बन चुके हैं? डोनाल्ड जे ट्रंप वहां के नए राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इससे पहले जो बाइडेन थे, जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उससे पहले बराक ओबामा थे। तो ऐसे करके चलिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और राइट विंग के आदमी हैं। कैसे हैं? राइट विंग के आदमी हैं। राइट विंग का अर्थ कहने का है कि भारत के हित में है, क्योंकि भारत की सरकार जिस पार्टी के हाथ में है, बीजेपी, और भारतीय जनता पार्टी एक राइट विंग की पार्टी है। राइट विंग का मतलब होता है राष्ट्रवादी सरकार। क्या होती है? राष्ट्रवादी नेता या राष्ट्रवादी सरकार, यानी अपने धर्म और अपने उसके लिए सब कुछ कर सकती है सरकार। ये राष्ट्रवादी सरकार है। चलिए, तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका काम करती है, यानी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम काम करता है, और उसमें राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? राष्ट्रपति भारत का या राज्य का राज्यपाल, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। मतलब बात एक ही नहीं है, दोनों का पद एक है, दोनों के पद की गरिमा समान है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो कुल मिला के यहां पर वो नाम मात्र के अध्यक्ष बन ही जाते हैं। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्री परिषद होती है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए, तो यहां तक बात आप समझ चुके हैं पूरी तरह। आर्टिकल 53 मैंने बता दिया है। चलिए, और आपको यह भी बता दिया है कि राष्ट्रपति और सम्राट का मतलब है ब्रिटेन के सम्राट भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर, उसके परामर्श से, उसके एडवाइस से, उसके सजेशन से ही करेंगे। तो आर्टिकल 53 आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नाम मात्र का अध्यक्ष होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति। चलिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 54। और आज आप सभी ने हेडिंग देख ली होगी, हमारा थंबनेल कैसा है? संघीय कार्यपालिका का जो थंबनेल है उसमें लिखा हुआ है परिचय, चुनाव और निर्वाचन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आता है। क्या आता है? चुनाव, यानी निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, या इसके मतलब है इलेक्शन। क्या होते हैं? इलेक्शन आता है। ठीक है, चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव या इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं, ये कैसे काम करेगा।
अच्छा, आपने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई हल्ला शोर सुना है कभी? ओ भैया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं और भारत और मतलब मोहल्लों से, आपकी सोसाइटी से लोग घर घर से बाहर निकल रहे हैं, हम तो वोट देने जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा कभी देखा है क्या? आपने दादाजी से पूछ लो, अपने ग्रैंडफादर से पूछो, अपने फादर से पूछो कि कभी ऐसा सुना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है भाई साहब, स्कूलों की छुट्टी हो गई है, कॉलेजों की छुट्टी है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, बूथ सेंटर खुल चुके हैं और लाइन लग रही है वोट डालने के लिए। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने। यानी भारत में ऐसा माहौल केवल तब दिखता है जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री लोकसभा का, या स्टेट की बात करें तो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तब ऐसा माहौल आपने देखा होगा कि भैया आज तो वोटिंग डे है, आज तो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है, कॉलेज की छुट्टी, यूनिवर्सिटी की छुट्टी। ठीक है, क्योंकि उस समय पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी तंत्र, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम केवल इलेक्शन के टाइम बिजी हो जाता है, इसलिए आपकी सभी की छुट्टी कर दी जाती है। ठीक है, और जो स्कूल्स होते हैं उनको बूथ सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सिक्योरिटी पर्पज से भी ऐसा होता है। ठीक है, सिक्योरिटी परसेप्शन से ऐसा होता है कि सारे सरकारी दफ्तरों की छुट्टी और उसके बावजूद सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, स्कूल्स की छुट्टी कर दी जाती है, केवल हॉस्पिटल को छोड़कर, जो इमरजेंसी सर्विस है उनको छोड़कर। चलिए, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन और इलेक्शन और चुनाव की बात की जाती है। ये राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? आपको खबर आती है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत के राष्ट्रपति इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। तो खबर आपको ऐसे दिखती है जैसे कि पता ही नहीं चलता, रातों रात आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, उसमें लिखा आ गया कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। अब भाई ये क्या चीज है? ये क्या मैटर है? चुनाव कब हो गया? रातों रात चुनाव कैसे हो गए? ये 2 दिन के अंदर चुनाव क्यों हो गए? आपको तो पता ही नहीं चला, आपने तो वोट ही नहीं डाला। जब आपने वोट नहीं डाला तो वो राष्ट्रपति बन कैसे गया? ये आपकी समझ में शायद अब तक नहीं आया होगा। चलिए, तो इसकी हम बात कर लेते हैं आज। देखिए, अच्छा ये बताइए, आप लोकसभा में चुनाव डालते हैं, मतलब वोट डालते हैं लोकसभा के? जब आप लोकसभा के वोट डालते हैं, लोकसभा के चुनाव आए थे अभी 2024 में, जिसमें नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। ठीक है, जिसमें एलाइड गवर्नमेंट बनी है, और एनडीए की और नीतीश कुमार जी की, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की, तो तीनों की मिली बात गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, 240 सीटें लाना बहुत मायने की बात है बीजेपी की। हाँ, और कांग्रेस सरकार 99 पे सीट पर रह गई थी, बहुत बड़ी बात है 240 सीटों पर आना, है ना। चलिए, फिर भी खैर कोई नहीं, ये तो पॉलिटिकल इशू है, आना ना आना, फेल पास होना, डजंट मैटर। लेकिन बीजेपी की सरकार 2024 में फिर से जीती। ठीक है, अब जब सरकार फिर से जीती तो आपने वोट डाले, सीधी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दोबारा सत्ता में आ गए तीसरी बार। ठीक है, चलिए, लेकिन आपने जब देखा होगा कि आपने लोकसभा के वोट डाले, और लोकसभा के वोट डालने का मतलब है कि आपने अपने क्षेत्र से, यानी आपका शहर जो है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति राजस्थान के जोधपुर से है, ठीक है, तो मैं राजस्थान ले लेता हूं, चलो राजस्थान के, मान लो कोई बंदा जोधपुर से है, ठीक है, अब जोधपुर से है तो जोधपुर का एमपी, यानी आपने जिस एक्स नाम के व्यक्ति को वोट डाला होगा, ठीक है, तो एक्स और वाई, चलो 2 कैंडिडेट लेते हैं। मान लो राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा की सीट है एक, ठीक है, एक सीट है। अब एक सीट पर 2 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, ठीक है, तो जोधपुर की पब्लिक ने एक्स नाम के व्यक्ति को ज्यादा वोट डाले। लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा के चुनाव के तहत ये जब एक्स नाम का व्यक्ति को ज्यादा वोट डाले तो ये व्यक्ति बन गया एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है तो ये जाएगा संसद में बैठेगा। ठीक है, चलिए, अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए थे जिसमें भजन लाल मुख्यमंत्री बने थे। तो कुल मिला के जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सदस्य जो चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, इसलिए आप उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो लोकसभा के चुनावों में जीते गए सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जबकि स्टेट के चुनावों में, जिसे आप स्टेट असेंबली इलेक्शन कहते हैं, तो असेंबली के इलेक्शन में, विधानसभा चुनावों में उस राज्य के पर्टिकुलर वोट किए जाते हैं। यानी कल को राजस्थान में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, या आपके स्टेट के इलेक्शन है, ठीक है, तो कुल मिला के उस पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव नहीं है। तो कुल मिला के जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, ठीक है, जैसे मैं राजस्थान से ही हूं, तो मैं राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो राजस्थान में जो जिले थे, मान लो राजस्थान में जोधपुर ले लेते हैं, जोधपुर से मान लो एमएलए के लिए 2 सीट खड़ी हुई, ठीक है, यहां पर आपने बाई नाम के बंदे को जिता दिया, तो बाई नाम का व्यक्ति क्या बन गया? बाई नाम का व्यक्ति एमएलए बन गया।
और एमएलए को क्या बोलते हैं? चाचा, यानी चाचा विधायक है हमारे। तो वही तो शब्द है ये, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये बैठेगा जयपुर में जाके, जयपुर की विधानसभा में, ठीक है, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अब ये बैठेगा जयपुर में जाके, तो कुल मिला के ये एमएलए है, ये एमपी है। तो आप क्या करते हैं, आप जो वोट डालते हैं वो लोकसभा के उम्मीदवारों को डालते हैं और आप विधानसभा के उम्मीदवारों को डालते हैं जिस जिस स्टेट से आप हैं। जैसे कि मान लो आप महाराष्ट्र से हैं, तो कल को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, तो आप महाराष्ट्र के चुनावों में भाग लोगे और लोकसभा में भाग लोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, राजस्थान में वोट डालने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो व्यक्ति जिस इस देश राज्य का है, एक तो वहां वोट डाल सकता है और एक लोकसभा के लिए वोट डाल सकता है, क्योंकि भारत का तो है ही है वो। तो कुल मिला के एमपी और एमएलए, ठीक है। अब एमपी और एमएलए मिलकर आपने वोट डाले किसको? एमपी को, एमएलए को, और ये एमपी और एमएलए मिलकर वोट डालेंगे राष्ट्रपति को। तो कुल मिला के आपका वोट ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? आपका वोट ट्रांसफर हो गया। और जब आपका वोट ट्रांसफर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐसी सुनी सुनी खबर आती है कि राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति फलाना बन गए, ये खबर आती है फिर आपके पास भारत के लिए, भारत को लेकर। तो ऐसे ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही ऐसे ही बनी थी। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। चलिए, अब इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ऐसे लिखा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव या इलेक्शन लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों यानी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडलों में चुने गए राज्य विधानमंडलों में चुने गए सदस्यों से मिलकर, चुने गए सदस्यों को मिलाकर बनाया गया निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टेड कमीशन, बनाया गया निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, चुनाव में भाग लेता है। अब आपने भाग लिया क्या? आपने भाग नहीं लिया। जैसे कि मान लो मैं आता हूं राजस्थान के भरतपुर से, तो मैं राजस्थान के भरतपुर से आता हूं, तो भरतपुर में अभी एमपी हैं संजना जाटव, ठीक है। तो मैंने संजना जाटव को वोट दिया। अब संजना जाटव जो थी वो बन गई कहां पर? दिल्ली चली गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गई। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मैंने दिया वोट किसको? संजना जाटव को। और संजना जाटव जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद अब वो वोट किसको डालेंगी? भारत के राष्ट्रपति को। यानी मेरा वोट उनको गया और उनका वोट राष्ट्रपति को गया, यानी जिसको राष्ट्रपति बनाना है उसको गया। तो कुल मिला के मेरा वोट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। मेरा वोट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो कुल मिला के आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेते। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए तो आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने नहीं जाते भाई साहब, क्योंकि आपका मतदान तो वो करता है जिसने आपने जिसको जिताया है। अब वो चाहे विधानसभा में बैठे और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कुछ भी करे, आप वोट नहीं डालोगे बस। तो इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में से चुने गए सदस्यों को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और वही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो यह थी एक राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? यह मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यानी हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कौन भाग लेता है। यह मैं क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने कई बार बच्चों को दिया पेपर में। और कैसे दिया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इन निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऐसे आपको सीखना है, ऐसे कला सीखनी है। अब मैं आपसे यह सिखा रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, जबकि मैंने क्वेश्चन बोला कौन भाग नहीं लेता है। तो दोनों में बस फर्क इतना है कि आपको पढ़ना पहले वो है जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, और जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनके अलावा जो बचेंगे वो भाग नहीं ले रहे हैं, बात खत्म। और वो जो आपको ऑप्शन में मिल जाए उस पर लगा देना कि भैया ये भाग नहीं लेते, बात खत्म, आपका राइट आंसर, आपके कट ऑफ में मार्क्स जुड़ जाएंगे। और क्या चाहिए आपको, इतना ही तो चाहिए। यानी लड़ाई सारी किसकी है, कॉन्सेप्ट की है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट की लड़ाई के लिए आपको थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा। अब ये सोचो कि सर युद्ध के मैदान में खड़ा हूं, तलवार में उठाऊं नहीं और जीत जाऊं, भैया बिना तलवार उठाए आप युद्ध में तो नहीं जीत सकते। और जीतना तो छोड़िए, उम्मीद मत लगाइए। इसलिए युद्ध के मैदान में खड़े हो तो तलवार तो उठानी पड़ेगी, चाहे हार है चाहे जीत है, ठीक है। तो पेपर को फाइट करने के लिए दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, तभी आप जीत सकते हो। और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि जब पेपर देने पर बनाने वाला अपने पर आ गया और उसने राष्ट्रपति के चुनाव से क्वेश्चन उठा लिया और उसने क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है, अब बता दीजिए आप। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाएगा वो कि आपका दिमाग चकरा जाएगा, और जब दिमाग चकरा गया समझ लेना कि खेल आपका खत्म हो गया। इसलिए शांति से काम तरीके से काम करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले रहा है देखें। तो पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पहले हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। चलिए, ये लोकसभा का मैटर क्या है। देखो, आप सभी को पता है कि भारत की लोकसभा संसद में 2 सदन काम करते हैं। पहला है यानी बाई कैमरल सिस्टम काम करता है हमारे भारत में। संसद में 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस, ठीक है, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इज दैट फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड विल बी राज्यसभा, ठीक है। तो यहां पर आता है लोकसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, एक ये आता है। चलिए, दूसरे कौन आते हैं, दूसरे आते हैं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जैसे मैं बता रहा हूं कि लोकसभा, राज्यसभा, कि राज्यसभा के भी आते हैं क्या। अब यहां कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको। देखो, राज्यसभा के भी इसमें आते ही आते हैं, क्योंकि राज्यसभा में भी क्या कौन बैठे हैं, निर्वाचित सदस्य बैठे हुए हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल विशेषकर राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा यानी स्टेट असेंबली, विधानसभा के, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं तीसरी बात। अच्छा, मुझे बताइए कि एक तो कंट्री की बात हो गई, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा हो गया, इसके निर्वाचित सदस्य आप चुनते तो हैं एमएलए। ये एमएलए बैठते कहां हैं, एमएलए कहां बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। हमारे चाचा विधायक हैं, तो चाचा जो विधायक है ना आपके, वो कहां बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, बात खत्म। महाराष्ट्र की विधानसभा कहां पर है, मुंबई में, राजस्थान की जयपुर में, छत्तीसगढ़ की रायपुर में, ठीक है, बस झारखंड की रांची में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, बस जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में, ऐसे मान लेना। और क्या मानोगे बताओ। चलिए, तमिलनाडु है तो चेन्नई, केरल है तो तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश है तो अमरावती, ऐसे आ जाएगा, तेलंगाना है तो हैदराबाद। यहां पर यानी स्टेट की जो विधानसभा होती है वो उसकी कैपिटल में होती है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा संसद है, तो संसद कहां पर है, नई दिल्ली में। तो राज्य विधानमंडल विशेषकर राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अच्छा, विधानसभा और कहां कहां होती है देखेंगे, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश
जहां विधानसभा मौजूद है, जहां विधानसभा मौजूद है, जहां विधानसभा मौजूद है। मौजूद है। तो अब विधानसभा कहां कहां मौजूद है? देखो, एक तो विधानसभा मुझे मिलती है नई दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में क्या विधानसभा मौजूद है? अरविंद केजरीवाल कहां के मुख्यमंत्री थे? दिल्ली के। अब कौन है? आतिशी, ठीक है, आतिशी मार लेना। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी कौन है? आतिशी मार लेना। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री का मतलब है कि दिल्ली की विधानसभा है, ठीक है। जहां पर मुख्यमंत्री आ जाए वो समझ लेना कि वो कौन है, वहां पर विधानसभा मौजूद है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी दिल्ली की विधानसभा मौजूद है। उसके बाद आती है पुडुचेरी। पुडुचेरी में अभी विधानसभा मौजूद है, यानी पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। और तीसरा जो अभी बना है लेटेस्ट में, वो है जम्मू एंड कश्मीर। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला, ठीक है। चलिए, तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की विधानसभा मौजूद है। तो वहीं के और सारी विधानसभाओं के कौन निर्वाचित सदस्य है? केवल इलेक्टेड मेंबर। आपको पता है कि हमारी लेजिस्लेचर में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य और एक होते हैं मनोनीत सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो और चाहे यूटी की विधानसभा का हो, कहीं का भी नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो कुल मिला के आपका आंसर मिल गया होगा अब आपको कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। कहीं भी आप देख लो कि मनोनीत सदस्य बैठा है ऑप्शन में, तो मनोनीत सदस्य पर तुरंत क्लिक कर दो, क्योंकि वो नहीं का आंसर है। किसका आंसर है? नहीं का। जब भी आपका नहीं आए तो ही आपको मनोनीत पे क्लिक करना है, बस सीधी सी बात है। तो अब याद रखना, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में मैं बता दूं आपको 245 सीटें होती हैं। 245 में से 12 सीटें जो होती हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं। क्या होती हैं? नॉमिनेटेड। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा मौजूद है वहां के सभी निर्वाचित सदस्य। तो लिखेंगे नोट लगा के कि संसद या, लिखेंगे संसद या विधानसभा, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, कि चुनाव में भाग नहीं लेता। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और नहीं का आंसर मिल गया भाई साहब, और हां का भी आंसर मिल गया। तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस नोट को जिस व्यक्ति ने याद कर लिया वो कहीं भी राष्ट्रपति के चुनाव में मात नहीं खा सकता। मनोनीत सदस्य, ठीक है। अब लगा लो 245 में से 12, तो बचे कितने? 233 इलेक्टेड मेंबर हैं जो निर्वाचित है, इलेक्टेड हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी 12 लोग भाग ही नहीं लेते, क्योंकि 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं। पहले लोकसभा से 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी सरकार ने 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उसको भी हटा दिया गया है। तो अब लोकसभा में 543 सीटें हैं जो कि पूरी इलेक्टेड है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है आपको समझ में आ गया। एक तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, एक आपका ये वाला स्टेटमेंट याद रहेगा और एक ये वाला स्टेटमेंट रहेगा। तो कुल मिला के 3 स्टेटमेंट मेरे पास थे। और अभी जम्मू कश्मीर जुड़ चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे और जहां के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, ठीक है। चलिए, फारूक अब्दुल्ला है, कौन है? हाँ, फारूक अब्दुल्ला है। तो इनसे पहले कौन थे?
फारूक अब्दुल्ला के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ रह चुके हैं, जो उस समय ये महाराजा हरि सिंह के टाइम पे रहे थे, मैं फारूक अब्दुल्ला के पिताजी का भी नाम भूल रहा हूं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ थे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आए, फारूक के बाद उमर अब्दुल्ला आए, ऐसे कुछ था। चलिए खैर कोई नहीं, अब आते हैं हम आर्टिकल 55 की तरफ। तो सभी समझ गए? चलिए, पचपन अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 55 की हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 55। अच्छा, आर्टिकल 55 में आता है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का नाम। क्या आता है? पद्धति का नाम, यानी नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो डालेंगे इसमें आप कि राष्ट्रपति के चुनाव का नाम, राष्ट्रपति के चुनाव का नाम, नाम या पद्धति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें आप मतदान नहीं करते, आप वोट नहीं डालते, और जब आप वोट नहीं डालते भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो बोल सकते हैं आप कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, देखेंगे, चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, के माध्यम से किया जाता है, के माध्यम से किया जाता है। अच्छा देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय कुछ लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया और वो ये बोला कि आप भारत के राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं। चलिए छोड़िए, हम इस पे बहस कर लेते हैं थोड़ी सी। कई सारे संविधान निर्माताओं ने यह बात बोली कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये आप इसे अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों बना रहे हो? बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये तो होता है कि जो वोटर्स है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकता, ठीक है, उसका वोट ट्रांसफर होता है, ठीक है, एमपी और एमएलए के जरिए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जबकि भारत का राष्ट्रपति तो गरिमा, गौरव और सम्मान का प्रतीक है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कुल मिला के बच्चों बात ये थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बोला कि भाई देखो, भारत में संसदीय प्रणाली है और भारत की संसदीय प्रणाली जो है उसमें प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष मतदान करा के हम चुनाव में अधिक खर्चा और चुनाव में अधिक समय व्यय नहीं करना चाहते। ज्यादा भाई पैसा बहुत खर्च होता है, यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष कराने लग जाए ना तो प्रधानमंत्री के चुनाव से भी ज्यादा पैसा खर्च होगा इसमें। इसलिए समय और पैसे की बचत को देखते हुए और संसदीय प्रणाली को देखते हुए जिस अध्यक्ष को नाम मात्र का ही रहना है उसका प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष हो, क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने और विशेषकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह समर्थन दिया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, चूंकि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करेगा, तो इसके चुनाव को प्रत्यक्ष करा के क्या उखाड़ लेंगे हम, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब क्या कर लेंगे? तो कुल मिला के इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रहे तो ठीक है, इसमें समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो कुल मिला के यहां पर बात निकल के आई कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान एवं एक और प्रणाली काम करती है तथा आनुपातिक, एक चुनाव का और नाम है इसका, एक का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसको बोलते हैं रेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इससे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो एक ही नाम है सारे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एक ही है,
ये भी एक ही मतलब है इसका और ये भी एक ही मतलब है। आपके पेपर में कोई भी मिले, ये तीनों ही राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद हमने बात देखी, और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार व्यक्ति होता है, कौन होता है? उम्मीदवार। जैसे अभी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है, बीजेपी ने खड़ा किया द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है, मतलब कैंडिडेट के तौर पर। और कांग्रेस सरकार ने भी अपना एक, मैं चेहरा भूल चुका हूं, नाम भी भूल चुका हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर दो कैंडिडेट आते हैं, एक तो बीजेपी की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जब तो राष्ट्रपति बन गई हैं, पहले वो कैंडिडेट थी, यानी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार थी। चलिए, तो दो कैंडिडेट आते हैं, मान लो इन दोनों कैंडिडेटों को, यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी उम्मीदवार होता है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए की राशि जमानत के तौर पर जमा करानी पड़ती है। कितनी? 15,000 की। तो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को, राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार को, यानी उम्मीदवार व्यक्ति को 15,000 रुपए की राशि, 15,000 रुपए की राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई में जमानत के रूप में जमा करानी होती है। जमानत के रूप में जमा करानी होती है, जमा करानी होती है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें और भी बात आती है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक मत पत्र के माध्यम से होता है। मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से नहीं होता। कहीं गलती से आप ये मत कर देना कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से होता है, नहीं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनाव मतपत्र, जिसे कहते हैं वोटर लेटर, चुनावी मतपत्र के माध्यम से होता है। आपने कभी चुनावी मतपत्र देखे हैं कैसे होते हैं? कहीं भी देख लेना, इलेक्शन के टाइम पर रिलीज भी हुए थे, पीएम मोदी ने खुद बताया था। तो इसका मतलब ये है, मतलब पीएम मोदी ने नहीं बताया था, कुल मिला के रिलीज हो गए थे, इलेक्शन कमीशन इंडिया ने कर दिए थे, ठीक है। एक मतपत्र होता है, खाली, भरा नहीं होता, खाली होता है, तो वहां आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, जब राष्ट्रपति के चुनावों को संपन्न कराता है, तो चुनावों को संपन्न कराने के लिए, उसकी फिनिशिंग करने के लिए वह क्या करता है? चुनावी मतपत्र तैयार करता है, जिसे आप कहते हैं वोटर लेटर। और वोटर कौन होते हैं? एमपी और एमएलए। तो लिखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में, या राष्ट्रपति का चुनाव मतपत्र द्वारा किया जाता है। मतपत्र द्वारा किया जाता है। इसमें कहीं भी ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, याद रखना, मतपत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट और लास्ट बात। याद रखना कि जैसे एक्स और वाई कैंडिडेट थे, मान लो एक्स प्रेसिडेंट, एक्स तो थी, कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। मान लो ये थी कैंडिडेट, और थी भाई, जब भी तो राष्ट्रपति बनी है। और एक मान लो बाई नाम का व्यक्ति है, जो कोई भी था, मान लो उसका नाम रमेश हो सकता है, ठीक है, रमेश शर्मा, चलो रमेश शर्मा जी हो गए, ये कांग्रेस से थे। मान लीजिए, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कांग्रेस से चेहरा कौन था, ये तो बीजेपी से थी, मुझे इतना पता है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए ये राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार व्यक्ति हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मतदान होता है, मतदान होने के बाद जीता कौन हारा कौन डिपेंड नहीं करता। जो भी कैंडिडेट अपने कुल वोटों का, मान लो कुल वोटिंग होती है कितनी? कुल वोटिंग होती है, मान लो दोनों कैंडिडेटों को मिला के दो, टोटल वोटिंग होती है 2 लाख, 2 लाख मान लेते हैं, चलो ठीक है, टोटल वोटिंग होती है 2 लाख की। यदि दोनों उम्मीदवार कुल डाले गए वोटों का 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया, जो उम्मीदवार कुल डाले गए वोटों का 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो समझ लेना कि उस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पे खड़ा हुआ व्यक्ति
जिसने अपनी राशि 15,000 रुपए आरबीआई में जमा कराई थी, उसकी वह राशि जब्त हो जाएगी। आरबीआई उसको 15,000 रुपए नहीं देगा, सीधी बात है। अब यहां भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए आप बोलेंगे सर मान लो वो कैंडिडेट हार गया, तो अरे चाहे वो हार जाए लेकिन इतने गैप से तो ना हारे कम से कम, कि एक्स तो जीत गया, अब जो जीतेगा वो तो राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, जैसे द्रौपदी मुर्मू जीत गई, अब द्रौपदी मुर्मू जब जीती तो ये भारत की राष्ट्रपति बन गई, इनकी राशि तो मिल जाएगी इनको जमानत के तौर पे, जो 15,000 रुपए थे वो तो मिल जाएगी इनको। ठीक है, क्योंकि 1/6 का क्रॉस किया है तभी तो जीती हैं कुल मिला के। लेकिन जो व्यक्ति हारा है, एक तो ऊपर से हार गया और ऊपर से टोटल वोट का 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसकी राशि तो जब्त हो जाएगी। लेकिन मान लो व्यक्ति हार भी गया है और वह कम अंतर से हारा है, तो कुल मिला के उसकी राशि तो वापस मिल जाए। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हारने वाला व्यक्ति एक तो हारता है और ऊपर से राशि भी जब्त हो जाती है। एक व्यक्ति हारता तो है लेकिन कम अंतर से हारता है, तो 1/6 वाला क्रॉस तो कर देता है, तो राशि तो वापस आ जाती है। बस यही व्यक्त है। तो कुल मिला के हारने वाले का यहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब चाहे दोहरा नुकसान हो चाहे एक हरा नुकसान हो। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार व्यक्ति यदि कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए, मत प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसकी राशि 15,000 रुपए की राशि जब्त मानी जाएगी। तो जमा की गई जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी उसको आरबीआई 15,000 रुपए की राशि नहीं लौटाएगा। किसको? हारने वाले को। ठीक है, बस अब बाई तय करेगा कि हारना है, कम से हारना है या ज्यादा से हारना है, फर्क कितना है। बस जीतने वाले को तो फायदा ही फायदा है, जीतने वाले के तो पैसे भी आ गए और राष्ट्रपति भी बन गया। लेकिन हारने वाले का क्या? हारने वाला कम अंतर से आ रहा है, ज्यादा अंतर से आ रहा है। ज्यादा अंतर से हारेगा तो सीधी बात है 1/6 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा, और कम अंतर से हारेगा तो कम से कम हारा तो है लेकिन पैसे तो वापस आ जाएंगे उसके। चलिए, तो आप समझ गए सारा। चलिए, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैं आपको बता दूं। एक तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला तो है ही है। ठीक है, उसके अलावा 15,000 रुपए की राशि आपको याद रखनी है उम्मीदवार के लिए। ठीक है, कहीं राष्ट्रपति बन जाने के बाद उसे जमा मत करवा देना। उम्मीदवार बोला है मैंने, क्योंकि जीतने से पहले जो भी कैंडिडेट होता है वो सब कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला, बस ये तो खैर रखो मत रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रख लेना, जब्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 15,000 वाला आंकड़ा और चुनाव की पद्धति का नाम याद रख। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय और निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष वाली। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्टिव सिस्टम, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्टिव सिस्टम, और इसको बोलते हैं रेशनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने ना? अरे अलग ही मजा आता है। प्रेसिडेंटियल जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो आप सोचिए भारत के राष्ट्रपति को पढ़ना, यानी भारत के राष्ट्रपति को सबसे बड़ा पद पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा पद। जिस व्यक्ति ने इसको अच्छे से समझ लिया, मैं बता रहा हूं कि वो कभी सरकार के कामकाज को लेकर कभी भी अधूरी सूचना, अधूरी इंफॉर्मेशन अपने पास तो नहीं रखेगा, उसे पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे कहीं पर चुनाव हो रहे हैं तो तुरंत समझ जाएगा चुनाव ऐसे हो रहे हैं, किसी से पूछेगा नहीं, गूगल सर्च नहीं करेगा वो, उसके दिमाग में पहले से फिट है डाटा जो है वो पहले से फिक्स है कि भैया चुनाव ऐसे होते हैं, कार्यकाल ये होता है, दोबारा आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ मैटर, महाभियोग क्या होता है। बल्कि हम क्या करते हैं, आम आदमी क्या करता है, जो नहीं पढ़ता संविधान को, क्या करता है,
कहीं पर मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को दूसरों से पूछ रहे हैं, भैया भैया क्या होता है, भैया बताओ ना, भैया गूगल सर्च करो ना, ये पूछ रहे हैं वो। जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ को यदि आपने पढ़ भी लिया संविधान के बारे में तो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है उसमें, और मान लो मैं उसका लेक्चर ले रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में यदि आप कोई भी चीज पढ़ते हो और करंट में कोई चीज आ जाती है, आपके बड़े बूढ़े रात में टीवी चला के बैठ जाते हैं, उनसे मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई शब्द आ गया, तो आप कम से कम दादाजी को बैठा के समझा तो दोगे। दादाजी बोलेंगे क्या बात है यार, मैं तो गूगल वैसे ही देख रहा था, मेरा गूगल तो यहीं बैठा है। तो कुल मिला के जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मशीनों से हों, आप थोड़ी सी मेहनत करके एक छोटा मोटा गूगल बन सकते हो घर के लिए। चलिए, जैसे कि घर वाले कभी कभी शादियां होती हैं, जब फैमिली में शादियां होती हैं तो घर के बड़े बूढ़े, जब बेटा घर से बाहर से आता है ना, बेटा दिल्ली से आया है, बेटा तो भोपाल से आया है, मतलब तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि फैमिली की शादी को अटेंड कैसे करें। क्योंकि फैमिली की शादी में अटेंड करने का अर्थ है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, वैसे नहीं, वैसे कैसे वहां जाएंगे तो पकवान अच्छे बने या नहीं बने वो तो दूर की बात है, कपड़े अच्छे पहने या नहीं पहने वो तो दूर की बात है, कोई तारीफ करेगा या नहीं करेगा वो तो दूर की बात है। चलो कोई मोटिवेशन दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी बात है बेइज्जती करने वाले 1000 मिल जाएंगे, आपको इंसल्ट करने वाले 1000 मिल जाएंगे। हाँ भाई क्या हुआ, वहां रह रहे थे ना 6 साल से, कहीं हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर आप क्या बोलोगे, नहीं हुआ, हाँ पता था, कहां से होगा, बड़े शहरों की हवा है जो लग गई है तुमको। तो कुल मिला के सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि जाएं तो जाएं कैसे। हाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो बात अलग है, फिर तो अरे हम तो जानते थे बहुत होनहार छात्र है, ये तो लगने वाला ही था, बस थोड़ी सी नंबर से रह जाता था, ये तो बस थोड़े से नंबर से, यही फिर मुहावरे आपके सामने आते हैं। तो कुल मिला के ये तो एक जाल है, इस जाल से जितना दूर रहें अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ताने की वजह से, किसी के पड़ोस की वजह से, सोसाइटी की वजह से प्लीज माँ बाप से मिलना मत छोड़िएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी की वजह से आप घर ही नहीं जा रहे हैं, माँ बाप से मिलना ही छोड़ दिया है, केवल फोन पे काम चला लेते हैं, ऐसा मत करें, ठीक है। सोसाइटी के डर से आप अपने माँ और पिताजी को तो नहीं भूल सकते ना, और माँ और पिताजी तो आपके साथ हैं, वो तो नहीं कह रहे ना आपसे अरे हम तो जानते थे नहीं होगा तेरा सिलेक्शन, कभी कहते हैं क्या वो ऐसा, कभी नहीं कहते वो, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो आपसे पूछते जरूर हैं क्या रहा बेटा रिजल्ट, लेकिन पूछने के बाद वो कभी ऐसे नहीं कहते कि आपके दिल पे लगे, वो हमेशा ये कहते हैं कि बेटा कोई नहीं, दोबारा मेहनत कर लो, अभी टाइम है, दूसरा एग्जाम है उसमें हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि कोई हमारा दुख पूछने वाला, दुख शेयर करने वाला तो है। एक कहावत है बच्चों कि ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, कहते हैं कुछ लोग, ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का कि कहते हैं कुछ लोग कि गम बताने से गम कम हो जाता है, कि गम बताने से कि गम कम हो जाता है, और खुशियां बताने से वो बढ़ जाती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। गम बताने से सामने वाला गम का मजाक उड़ाता है, और खुशियां को बताने से खुशियों को नजर लग जाती है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा सच, ठीक है। जो आपने पहले सुना वो झूठ है, ये जो सुना वो सच है। इसलिए आप कितने भी गम में क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अपने माँ बाप के अलावा किसी को मत बताइएगा, क्योंकि वो आपकी स्थिति का, आपकी सिचुएशन का जरूर मजाक उड़ाएगा, आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे। और अपनी खुशियों को जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप खुशियों को बताते हैं तो खुशियों को नजर लग जाती है। चलिए बहुत अच्छे, आगे आप समझदार हैं, तो मैं आपसे 55 की उम्मीद अच्छी से करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और राष्ट्रपति का जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट चैप्टर है, बहुत ही मिक्सअप चैप्टर है। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, मैं यकीनन के साथ कहता हूं कि राष्ट्रपति नहीं, अब आगे की पॉलिटी आपके लिए आसान होगी, क्योंकि अब एक तो आर्टिकल्स की भरमार, आर्टिकल्स के साथ फिर कॉन्सेप्ट की भरमार। अब मान लो कि अम्ल वर्षा होगी, जो इस अम्ल वर्षा में नहा लिया, फिर तो यूं मान लो कि फिर तो क्षारीय वर्षा होनी है, उदासीन वर्षा, ठीक है। अब तक आपने उदासीन वर्षा देखी होंगी,
लेकिन अब आप देखोगे क्षारीय वर्षा, सॉरी अम्लीय वर्षा। ये ऐसी वर्षा है कि नहाले तो यहां लगे, कभी यहां लगे, कभी यहां लगे। ये आग रूपी वर्षा है। चलिए खैर 55 पूरा हुआ हमारा। अब हम चलते हैं 56 की तरफ, और 56 हमारा छोटा सा आर्टिकल है, उसको पढ़ लेते हैं। यानी वो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? कार्यकाल की, यानी टेन्योर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट छोटा सा। चलिए इसको भी कर लेते हैं पूरा। वैसे कार्यकाल मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कराना चाहिए था, बट कोई नहीं, एक आर्टिकल तो पढ़ ही लेते हैं। इस पे आगे चर्चा हम कल करेंगे, यानी अगले लेक्चर में करेंगे कुल मिला के। तो आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56 क्या कहता है? यह बात करता है कार्यकाल की। किसकी? कार्यकाल की, यानी टेन्योर। टेन्योर, ठीक है। चलिए तो कार्यकाल में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होता है। तो लिख दीजिए आप कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष का होता है। निश्चित 5 वर्ष का होता है। मैंने क्या कोई गलत बोला या सही बोला? आप बोलेंगे सर आप ही को नहीं पता। अरे हमें तो पता है, आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं। सो तो नहीं गए कहीं? सोना नहीं है, आंखें बंद मत कीजिए। निश्चित 5 वर्ष का होता है। अब ये निश्चित जो शब्द है, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे कि किसी कोई अपनी किस्मत में लिखा के आया है कि उसको कुछ नहीं होगा। मान लो कल को राष्ट्रपति बीमार भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, कुछ अजीबो गरीबो चीजें भी हो सकती हैं। कल को उसका मूड नहीं कर रहा, भैया मैं राष्ट्रपति यार छोड़ रहा हूं, मैं तो सन्यासी बन रहा हूं, तो क्या करेंगे भाई आगे? फिर उसके लिए कोई सॉल्यूशन संविधान ने दे रखा होगा ना। भाई आपका सरकारी नौकरी करने का मन नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका मन नहीं है, बहुत प्रेशर है यार, पॉलिटिकल प्रेशर है, काम का प्रेशर है, और अलग से फैमिली प्रेशर है। फैमिली प्रेशर इन द सेंस घर में लड़ाइयां चल रही हैं, आपका दिमागी काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार ने कह दिया कि भाई आप भर्ती हो गए तो आपको जिंदगी भर करनी है। नहीं, आपके लिए ऑप्शन भी है, रिजाइन डाल दो। ठीक है, आप बीमार हैं तो मेडिकल लीव ले लो भैया, कहीं काम है आपको तो चलिए आप पीएल ले लो, पेड लीव ले लो। कुल मिला के ऑप्शन तो आपके पास खुले हुए हैं ना, तो जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो। भाई आपको मेडिकल लीव लेनी है, मेडिकल लीव ले लो। आपको नॉन पेड लेना है तो आप नॉन पेड पे चले जाओ 1 साल 2 साल के लिए कहीं तैयारी करने। बस, यानी आप समझ गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है संविधान में, जिससे भारत के राष्ट्रपति का पद भी एक फ्लेक्सिबल पोस्ट है, जिसमें वो 5 वर्ष तक तो रहेगा ही रहेगा, वो तो संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन इसके अलावा भी वो कुछ अन्य प्रावधान भी हमारे संविधान में भारत के राष्ट्रपति के पद को लेकर दे रखा है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, और क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। बच्चों की बोरियत का भी ख्याल रखना पड़ता है। देखो आज के टाइम पे टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों की बोरियत का ख्याल रखना पड़ता है हमको। हाँ, हालांकि मुझ में इतना स्टेमिना है कि मैं 3 घंटे लगातार लेक्चर ले सकता हूँ, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैटर नहीं करता। और ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो तो फिर मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 8 घंटे लगातार ले सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर वही बात होती है, हम भी जब पढ़ते थे, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बैठ के पढ़ते थे या फिर कॉलेजेस में पढ़े, तो हम भी 1 घंटे से ज़्यादा टिके ही नहीं। ये हकीकत है। हमारा जो दिमाग होता है वो 56 मिनट के अंदर, एक साइकोलॉजी है हमारी कि 56 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है, केवल 10-20 मिनट के लिए। ठीक है, खैर कोई नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और हम भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जितनी भी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करेंगे और जानेंगे कि भारत का राष्ट्रपति का पद क्या और क्या कहता है और क्या पावर्स रखता है अपने पास। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को मेरा नमस्कार, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, जिससे ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि भाई आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ठीक है, हाँ, अच्छा सोचें बुरा सोचें कुछ तो बताएं भाई। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, सभी को मेरा नमस्कार।